हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत 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 ज्यादा स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, दिवाली के इस पावन अवसर पर एग्जामपुर फैमिली जो है आपकी अपनी फैमिली, जिसके आप भी एक बहुत प्यारे से मेंबर हैं, मैं भी एक प्यारा सा मेंबर हूं और यही प्यारे मेंबर बन करके एक पूरी फैमिली को निर्माण करते हैं। तो एग्जामपुर की फैमिली जो है, आप ध्यान में रखिएगा, क्या हम आपके लिए ऑफर लेकर के आए हैं? दिवाली स्पेशल पटाखा। दिवाली स्पेशल पटाखा बोले तो धमाका, और वो धमाका कौन सा है सर? वो पटाखे का भी धमाका है और वो 75% ऑफ का भी धमाका है। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है हमारा प्यारा एग्जामपुर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी सर। क्या सर? 27 अक्टूबर तक ये ऑफर आपको दिया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी देरी मत कीजिएगा। एग्जामपुर के कोर्सेज में आपके लिए 75% का कंप्लीट डिस्काउंट लेकर के आया गया है। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। डेयरी मिल्क तो खाओ ही खाओ, लेकिन डेयरी मिल्क के साथ ऐसे ऑफर भी जरूर प्राप्त करो, क्योंकि आप जानते हैं एग्जामपुर से जुड़ने का सीधा सा अर्थ है क्या सर? ऑफिसर बनना तय, क्योंकि यहां के टीचर भी अपना 500% देते हैं और बच्चे को भी अपना 500% देना होता है। पक्की बात है, और ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम आशीर्वाद से एग्जामपुर फैमिली भी आप लोगों के लिए नंबर 1 बनती है और आप भी नंबर 1 ऑफिसर के रूप में चयनित होते हैं। चलिए चलिए चलिए, बातें हो गई बहुत सारी, मिठाई भी हो गई बहुत सारी। सर, आज के क्वेश्चंस भी हम लोग को करवाइए। ठीक है डियर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 27 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। तो पहला 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 क्वेश्चन आपके लिए आया है, और विशेष रूप से आज हम लोग जो बात करेंगे सर, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला आंसर आप लोग दीजिए, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? मतलब सर, आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है सर। राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच सर 19(1)(a) के तहत आ जाती है आपकी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आ जाता है सर राइट टू रिलीजन। सर आर्टिकल 25 से 28 जो है वो सर राइट टू रिलीजन से संबंधित है। सर राइट टू इक्वालिटी, सर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक सर समता का अधिकार हमको दिया गया है। या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सर अनुच्छेद 21 में हमको ये पूरा अधिकार दिया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म का अधिकार या भाषण का अधिकार। भाई, इनमें से कौन सा आपको लगता है जो कि आपातकाल के दौरान भी सर? आपातकाल, जी हां, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 बोले तो सर राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा सर? राष्ट्रीय आपातकाल। तो कौन सा आप इसमें से आंसर को एडॉप्ट करेंगे? आंसर आप लोगों ने सुरक्षित रख लिया होगा। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं बिल्कुल देख रहा हूं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है आप। सर आंसर डी इज द राइट आंसर। सर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ठीक है डियर, डी को हमने लॉक कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम, क्या लिखा हुआ है सर? असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो क्या लगता है भाई? What is the correct chronological order of creation of Assam, Nagaland, Goa and Mizoram? याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या होना चाहिए सर? असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम, असम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, असम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। देखिए, असम तो होगा ही होगा पहले नंबर पर, इसको तो कोई भी नहीं काट सकता। सर दूसरे में कौन आएगा ये बताना है अब आप लोगों को।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके आंसर देख रहा हूं डियर, मैं बहुत आसानी से आपके आंसर देख रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल आपके आंसर दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। त्रिकालदर्शी इंसान हूं मैं, ठीक है, तीनों लोगों को मैं देखता हूं, तो तुम्हारे आंसर भी पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जी, आप बी कह रहे हैं, अरे बी नहीं होगा यार, बी नहीं होगा। आसम तो पहले नंबर पर आ गया, और क्या होना चाहिए आंसर, और मैं देख रहा हूं, देख जिल, बिल्कुल 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 सही आंसर आ चुका है सर, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है सर। क्या होगा आंसर, तो लिख लीजिएगा डियर, सबसे पहले है आसम, उसके बाद आएगा आपका सर नागालैंड। क्या सर नागालैंड 1963 में क्रिएट किया गया था सर नागालैंड को। उसके बाद आएगा सर मिजोरम, उसके बाद आएगा सर मिजोरम, उसके बाद आएगा सर मिजोरम। मिजोरम 1987, फरवरी 1987, और गोवा, गोवा 1987, आई थिंक ये मई में हुआ था, मई 1987, मई 1987। तो सर क्या हो जाएगा आंसर, सर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही दिया था, मैं मान रहा हूं इस चीज को, मैंने देख लिया आपका भी जलवा, वेरी गुड। दिवाली के साथ साथ आप लोग भी परिवारों के साथ खुशियां मनाओ, डेयरी मिल्क चबाते रहो, साथ में 2-4 डेयरी मिल्क इधर भी फेंक दो ताकि हम लोग भी चबाते रहें। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो क्या लगता है भाई आपको आंसर, क्या लगता है आपको आंसर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स comes the appointment of administrator of the union territory by the president of India? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके आंसर देख रहा हूं, आपके आंसर बिल्कुल सही है, मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या लगता है भाई आंसर, सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड भैया। ए बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं, ए, ठीक है, और कोई बी कहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर इज सर ए, 239, अंडर आर्टिकल 239 सर यूटी के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, 239A सर दिल्ली के बारे में भी प्रोविजंस दिए गए हैं। ये आर्टिकल विशेष रूप से संबंधित है किससे, सर यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, आप मुझको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि भैया कहां पर किन किन यूटीज में, पहले बात तो कितनी यूटीज हैं सर, कितनी यूटीज हैं भारत में, कितनी यूटीज हैं पहले ये बताइए। दूसरा मुझे ये बता दीजिए किस यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, किस यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और किस यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, प्रशासक बोला जाता है। सर कहां पर प्रशासक बोला जाता है, और डियर कहां पर उपराज्यपाल बोला जाता है, वेरी गुड। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इतनी आप भी क्या कहते हैं मशक्कत कीजिए, बताइए जरा कितनी है यूटीज, और कहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं और कहां पर इसको प्रशासक बोलते हैं, प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से मौलिक कर्तव्य है, बहुत बार आपको करवाया गया है, 42वां संविधान संशोधन इसके लिए पारित किया गया था 1976 में, और यह भी प्रेरित किससे है सर, यूएसएसआर से प्रेरित है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही इसको लागू किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था। ओरिजिनली
हाँ चलिए आ गया है तो मैं बता देता हूं। ओरिजिनली हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0 मौलिक कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई और 11वां मौलिक कर्तव्य 51A के जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के शिक्षा की बात की गई है। माता पिता उसे शिक्षा देंगे। सर कौन सा इसके लिए आर्टिकल जोड़ा जो गया है, कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? सर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 का। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। फिलहाल इसका क्या आंसर होगा? सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। दूसरा लिखा है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद विकसित करना, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप सबके कमेंट बॉक्स को बहुत आसानी से। बहुत अच्छे यार, वेरी गुड। इसी तरीके से तैयारी आपको डायरेक्ट करनी है। ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सस्ते सस्ते और सरल सरल क्वेश्चन ही आपके पेपर को रोकने की ताकत रखते हैं। कठिन क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, ये गारंटी मान लीजिए। अगर आप पेपर नहीं अपीयर हुए हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता देता हूं, सरल क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कभी नहीं रोक, कठिन क्वेश्चन कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं रोकते हैं, सरल क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक देते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा। थैंक यू डियर ऑल। उपरोक्त सभी, all of the above is the right answer. Very nice. Now next question please. सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, बहुत बढ़िया, क्या लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल, वेरी गुड सर। कॉटन इज द राइट आंसर, कपास इज द राइट आंसर। ये है सिल्वर फाइबर से। जूट से कौन है? तो सर ये गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर है। नंबर 1 पर कौन है विश्व में जूट के प्रोटेक्शन में? तो याद रखिएगा भारत जो है नंबर 1 पर है, और नंबर 2 पर आई थिंक बांग्लादेश चला गया है। पहले बांग्लादेश हुआ करता था, लेकिन इस समय भारत जो है नंबर 1 पर है जूट प्रोडक्शन में। और भारत का भी कौन सा स्टेट? तो सर वेस्ट बंगाल जो है ये नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, जूट प्रोडक्शन दैट इज गोल्डन फाइबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉटन का क्या हो गया? सर कपास हो गया, इसको याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? सर कपास से संबंधित है। वासुदेव राय, वासुदेव राव करके हैं जो भैया सिल्वर फाइबर के पिताजी कहलाते हैं। सर कौन कहलाता है? सर वासुदेव राव करके हैं। कौन है सर? वासुदेव राव करके हैं, जो कि ये कहलाते हैं सिल्वर फाइबर के पिताजी। तो याद रखिएगा प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला समुद्र तट निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the first beach of India to get blue flag certification? ब्लू फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि बीच कितने साफ हैं, वहां का इकोसिस्टम कितना मजबूत है। तो ब्लू फ्लैग उनको दिया जाता है। क्या लगता है आपको कौन होगा इसमें? कोणार्क बीच, पुरी बीच, चंद्रभागा बीच, या सतपदा बीच, या सतपदा बीच? तो क्या लगता है आपको कहां पर होगा ये आंसर आपका? मैं देख रहा हूं आपके आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आंसर? और सतपदा बीच। ओके, ठीक ठीक। अच्छा, चारों भैया, चारों के चारों कहां के हैं? चारों के चारों ओडिशा के हैं। कोणार्क भी वहीं का है,
पुरी बीच भी वहीं का है, चंद्रभागा बीच भी वहीं का है, सतपदा बीच भी वहीं का है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे पूछा है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला, तो सर चंद्रभागा बीच को ही दिया गया है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग जो प्रदान किया गया है सर वो चंद्रभागा बीच को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा चंद्रभागा इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किस एक से संबंधित है? गंडक नदी, गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। भैया क्या लगता है क्या होना चाहिए गंडक? फिलहाल ये जिसकी भी सहायक नदी है तो ध्यान में रखिएगा उसी की सहायक नदी और कौन सी है? सर रामगंगा भी उसी की सहायक है, सर गोमती भी उसी की सहायक है, सर घग्गर भी घाघरा भी उसकी सहायक है, और क्या है सर गंडक भी उसी की सहायक है, सर बूढ़ी गंडक भी उसी की सहायक है, सर कोसी भी उसी नदी की सहायक है, सर महानंदा भी उसी नदी की सहायक है, और कौन सी होगी भाई? और कौन सी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब उस नदी से सबसे उत्तराखंड में मिलने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा। और सबसे ईस्ट में मिलने वाली नदी कौन सी है? महानंदा सॉरी। और इसी की अजय नदी भी सहायक नदी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यमुना भी उसी की सहायक नदी है, सर सोन नदी भी उसी की सहायक नदी है। भैया सोन स्वर्ण नाम से बना हुआ है, इसमें सोना भी पाया जाता है ऐसा माना जाता है। इलाहाबाद में जाकर के, सॉरी इलाहाबाद नहीं सर पटना में जाकर के मिल जाती है किससे? सर गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा प्लीज, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? सर गंगा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र आप जानते हो, बहुत बार बताया है। सर तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग जांगबो। क्या है सर? यारलुंग जांगबो नदी भी इसी को कहते हैं, या सांगपो नदी भी इसी को ही कहते हैं। और फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो सर इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या कहते हैं सर? इसी का नाम दिहांग हो जाता है। और जब इसमें दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है, कौन सी सर? दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है, तब ये असम में एंटर करती है और असम में इसका नाम हो जाता है क्या? सर ब्रह्मपुत्रा। सर ब्रह्मपुत्रा असम में इसका नाम हो जाता है। फिर असम से ये जाती है किस नाम से? सर ब्रह्मपुत्रा नाम से। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है नदी द्वीपीय क्षेत्र, जिसको आप माजुली द्वीप भी जानते हो, सर माजुली आइलैंड के नाम से भी जानते हो। फिर ये यहां से बांग्लादेश में एंटर करती है और यहां पर सर इसका नाम क्या हो जाता है? सर जमुना हो जाता है। सर क्या हो जाता है? सर जमुना हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। ब्रह्मपुत्रा और इंडस नदी दोनों कैलाश मानस सरोवर लेक से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? सर कैलाश मानस सरोवर लेक से निकलती हैं दोनों की दोनों। और गंगा कहां से? तो गंगा को याद रखिएगा गंगोत्री से तो नहीं निकलती है। याद रखिएगा गंगा जो है देवप्रयाग में नाम कहलाता है क्या? सर गंगा। देवप्रयाग में नाम कहलाता है गंगा, क्योंकि यहां पर मिलती है कौन सी नदी? सर भागीरथी। और कौन सी मिलती है? सर अलकनंदा। जब भागीरथी, भैया ध्यान में रखिएगा, ये भागीरथी जो है ना यहां पर स्थित है क्या आपका? गंगोत्री। तो हम लोग लिख जरूर देते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन एक्चुअल में गंगोत्री से कौन सी नदी है? सर भागीरथी निकलती है। और भागीरथी से मिलती है कौन सी? सर अलकनंदा। कहां पर मिलती है? सर देवप्रयाग में। याद करने का तरीका बैड के नाम से प्रचलित है, बैड के नाम से प्रचलित है। मतलब भागीरथी प्लस अलकनंदा कहां पर मिलेगी? सर देवप्रयाग में। और यहां से इनकी संयुक्त धारा कहलाती है क्या? सर गंगा। तो याद रखिएगा, भूलने की गलती मत कीजिएगा। गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाती है, क्योंकि उत्तर भारत, क्या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
सर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कहां की है? सर दक्षिण भारत की है। तो याद रखिएगा प्लीज, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सर गोदावरी है, जो कि निकलती कहां से है? सर नासिक के त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है। कहां से निकलती है सर? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है। पूरी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम किया है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, केवल 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 क्वेश्चन के आंसर को रटने से काम नहीं चलता है, लगातार उसकी थीम को हमको, उसकी पेरिफेरी को हमको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना होता है, तभी हमारा सिलेक्शन तय होता है। ठीक, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज द पोर्ट्स इन इंडिया इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो भाई क्या लगता है, किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता होगा इसको? क्या लगता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या लगता है? डायमंड क्वाड्रिलेटरल, हीरक चतुर्भुज, या सागरमाला, या भारतमाला? तो अपने आंसर को प्लीज सुरक्षित कीजिए, मैं आंसर आपका देखना चाह रहा हूं, क्या होगा इसका आंसर? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्या लगता है भाई? भाई अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप कह रहे हो तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, याद रखना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था? सर यहां पर है हमारा क्या? दिल्ली, हमारा दिल है यहां पर दिल्ली, और दिल्ली से अगर आप इसको जोड़ोगे सर कहां पर? दिल्ली को जोड़ दो आप, व्यावसायिक राजधानी जो है हमारी सर मुंबई, तो मुंबई इसमें आ जाएगा। और दिल्ली को अगर आप यहां कोलकाता से जोड़ दोगे और इन दोनों को जोड़ दोगे सर किससे? सर चेन्नई से जोड़ देंगे। किससे? सर चेन्नई से जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? याद रखिएगा, ये आपका बन जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन जाएगा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाद में इसी को नाम क्या दिया गया सर? डायमंड क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसमें भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा गया था। ठीक है, भारतमाला कुछ और नहीं है, भारतमाला कुछ और नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम विजन है क्या? भारतमाला। क्योंकि भारतमाला और सागरमाला, ठीक है आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, सागरमाला। तो मेरे भाई यहां से जो आप देख रहे हो, जहां से हमारे 9 कोस्टल स्टेट लगते हैं भैया, उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला को लॉन्च किया गया। क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सागरमाला को लॉन्च किया गया, क्योंकि उसमें हर एक बंदरगाह को कनेक्ट करना है। आप जानते हो यहां पर मेजर माइनर बहुत सारे पोर्ट हैं, उनको कनेक्ट करना है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात तुम जानते हो, चाइना का इकलौता शंघाई पोर्ट जो है सर, शंघाई बंदरगाह जो है, वो भारत के 12-13 मेजर पोर्ट्स में भी उसके आधे के बराबर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, उसके आधे के बराबर हमारे मेजर पोर्ट भी नहीं हो, क्या कहते हैं, माल को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सागरमाला को लॉन्च किया गया। तो ये कोस्टल एरिया को जोड़ेगा, लेकिन जो इंटरनल इलाके हैं, ये सब इलाके हैं, ये सब जो है आपके इंटरनल वाले इलाके, यहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सर भारतमाला को लॉन्च किया गया है। सर भारतमाला को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। सर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया, मैं आपके आंसर देख रहा हूं सर, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये मैंने आपको करवाया भी है, लेकिन मैं फिर से देख रहा था, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो फिर से मैंने इसको रखा है। तो क्या लिखा है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना एंड डिजर्ट वेजिटेशन, सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या लगता है? वर्षा वन। आपके एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया, सर क्या आया बता दीजिए प्लीज। तो चलिए जब तक आप ये आंसर देंगे तब तक मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन बता देता हूं। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, प्यारा भारत। इसमें क्वेश्चन आया कि भैया ये बताइए भारत में कहां कहां पर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता, जैव विविधता तप्त स्थल, मतलब जहां पे बहुत सारे पेड़ हो, बहुत सारी जीव जंतु हो, वेजिटेशन भी ज्यादा हो, स्पीसीज भी ज्यादा हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलाका। तो उसमें आप याद रख लीजिएगा भारत का जो आपको वेस्टर्न घाट का इलाका दिखता है, ये देख रहे हैं वेस्टर्न घाट का इलाका, वेस्टर्न घाट का भी वेस्टर्न इलाका, भैया ये है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। और ये जो ईस्टर्न हिमालय आप देखते हो सर, क्या सर? ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, हिमालय भैया ये भी क्या है आपका? ये भी सर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो याद रखिएगा दोनों को प्लीज। और वेस्टर्न हिमालय नहीं है, ध्यान लो बात को, वेस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। कौन सा किया जाता है सर? ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न पश्चिमी घाट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसने ऑप्शन दिए थे आपको, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। तो याद रखने का तरीका सबसे आसान क्या है? सबसे पहली मानसूनी वर्षा कहां पर होती है? सबसे पहली मानसूनी वर्षा कहां पर होती है? तो तुम बताओगे चिल्ला चिल्ला के सर केरल, सर केरल। तो भाई देखो सारे के सारे वाटर वाली जो पवने हैं वो आकर के सबसे पहले किसको भिगोती हैं? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई की बाढ़ तो याद होगी ना, कभी हैदराबाद की बाढ़ थोड़ी नहीं देखते होगे क्योंकि हैदराबाद इधर पड़ता है। समझ गए बात को? अच्छा ये तो हो गया, आपको याद हो गया सर पश्चिमी घाट, तो आपने याद करवा दिया। अब ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय कैसे याद करेंगे? तो मेरे भाई एक बात बताओ, भारत में सबसे ज्यादा रेन कहां पर होती है? चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे तुम क्या? सर माजिन नाम में होती है, सर चेरापूंजी में होती है। तो वो है कहां पर? तो भैया मेरे वो यहां पर है मेघालय में। तो वो कहां पर है मेघालय? सर वो पूर्वी हिमालय का पार्ट है, वो पूर्वी हिमालय का पार्ट है। इसी को तो बोलते हो सर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो याद रहेगा, तो ईस्टर्न हिमालय को याद रखेंगे आप, वेस्टर्न घाट को याद रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो ध्यान में रखिएगा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया तो सर यहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? बहुत बार आपको बता दिया गया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैं एक बार और लिख देता हूं क्योंकि नए नए भाई बहन हमारे जुड़ते रहते हैं। समता का 14 से 18 आप लोग भी लिखते रहा करिए बहुत बार, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके गलत भी करवा देंगे, याद रखिएगा। 19 से 22 स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्र किया, फिर शोषण करना स्टार्ट करोगे तो 23-24 में शोषण चाहे जिसका जितना भी कर लो, धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की गलती मत करना। आदमी अपने पेट पर लात सह सकता है, अपने धर्म पर बेवकूफ नहीं का लात नहीं सह सकता है। याद रखिएगा, उसकी अकल घास चरने चली जाती है धर्म को लेकर के। तभी मार्क्स ने इसको कहा था रिलीजन इज एन ओपियम, ये अफीम की तरीके है, तुमको खिलाए रहो, तुम आदि बने रहोगे। तुम ना एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे ना डेवलपमेंट की बात करोगे, तुम बस धर्म की तरफ भागे रहोगे। और धार्मिक स्वतंत्रता तभी आदमी मना सकता है जब उसे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हो, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हो। तो क्या हो जाएगा 29 और 30?
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज संवैधानिक उपचार, जो आपको मालूम है बहुत अच्छे से। सर क्या भैया बाबा साहब अंबेडकर ने इसी अधिकार को क्या बोला था? संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय इसी को बोला जाता है। तो सर आर्टिकल 25 से 28 जो है वो सर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। तो प्लीज नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है, मजा आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों और खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25? क्या लगता है आपको आंसर? बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन पीछे देख करके भी आए हैं। तो आप लोग आंसर अपना बताइए मुझे, क्या होना चाहिए आंसर? यहां पर बोल रहा है बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध और कह रहा है कि उनको जबरदस्ती कारखानों खतरनाक उद्योगों में मत लगाओ। 25 से 28 तो तुम लोग अभी अभी पढ़ के आए हो। सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसीलिए जस्ट उसके नीचे इसको रख दिया गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल या तो आर्टिकल 23 होगा या तो आर्टिकल 24 होगा। यहां पर क्या है सर? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, यहां पर शोषण हो रहा है बच्चों का, क्योंकि आपको मालूम है अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, हमेशा इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होगा? आर्टिकल 23-24 में, क्योंकि 23 और 24 दोनों के दोनों शोषण से संबंधित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है। अनुच्छेद 24 में मेरे भाई बहनों लिखा क्या है कि 24 में लिखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको किसी भी फैक्ट्री और बहुत ही हैजार्डस वर्क्स में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे माइनिंग के सेक्टर में, जैसे शिव काशी पटाखा उद्योग है ना, समझ रहे हो ना, दिवाली चल रहा है तो शिव काशी तमिलनाडु का इलाका जहां से आपके पटाखे भी बनते हैं, वहां पर उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा प्लीज। लेकिन इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी अभी नई आई है उसने क्या कहा है कि कक्षा 6 क्लास 6 के बाद से जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहा है, वो ऐसे कारखानों में नियोजित करने की बात नहीं कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहा है, ताकि बच्चे अपने स्किल को जो है वो मजबूत कर सकें। तो उसको इससे मत जोड़िएगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लैक सी इज इन द ओशन। कहां पर है ब्लैक सी? काला सागर महासागर में है। कौन से महासागर से काला सागर एक प्रकार से जुड़ा हुआ है? सर आर्कटिक ओशन से या सर हिंद महासागर से? देखिए इंडियन ओशन लिखा हुआ है, भारतीय है, या इसको लिख लीजिए आप हिंद महासागर। क्या लिखा है सर? हिंद महासागर। सर पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर या अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर? क्या लगता है आपको आंसर? अपने आंसर को सुरक्षित कीजिए। देखते हैं भाई कौन क्या सही आंसर दे रहा है, समझ में आ जाएगा अभी के अभी। क्योंकि आपको मालूम है ब्लैक सी बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। क्यों चर्चा में बना हुआ है? क्योंकि भैया रशिया यहां से जुड़ा हुआ है, यहां पर सर यूक्रेन यहां पर जुड़ा हुआ है। तो ब्लैक सी कहीं आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। इस बार के एसएससी सीजीएल के पेपर को उठाइए तो पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए जरा अवेयर रहिए आप इस चीज के प्रति। काला सागर किस महासागर में है? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया यार, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, बहुत भाई, बहुत अच्छे। अटलांटिक महासागर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, आपका मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। जी जी बिल्कुल, डी आंसर इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल आपका सही आंसर है, अटलांटिक महासागर। तो चलिए एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। आपको मालूम है, ये देखिए रशिया भी यहां पर बैठा हुआ है सर, ये देखिए सर यूक्रेन भी यहां पर बैठा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? ब्लैक सी लिखा हुआ है।
ब्लैक सी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा प्लीज इसको। और ये है आपका क्या, भूमध्य महासागर। ये कौन सा है, भूमध्य सागर है। और मेडिटेरेनियन सी इधर आकर के किससे जुड़ जाएगा, सर अटलांटिक ओशन से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, सर अटलांटिक ओशन से जुड़ जाएगा। तो इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहां पर क्या है, ये है आपका ब्लैक सी और ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और ये यहां पर आकर के जुड़ जाएगा किससे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा ये आकर के यहां पर कनेक्ट होगा किससे, सर अटलांटिक ओशन से। वेरी गुड। तो ठीक है, मैप देख लिया होगा आपने, और यहीं पर आपको एक चीज और दिख रही होगी, ये मेडिटेरेनियन सी, तो ये कौन सा हल्का सा वाटर बॉडी है सर, ये रेड सी है। किससे जुड़ा हुआ है, तो ये गोला वाला जो मैं आपको गोल गोल कर रहा हूं, दैट इज अ स्वेज कैनाल। सर ये कौन सी है, SUEZ, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जिसके द्वारा भूमध्य सागर जुड़ जाता है किससे, सर लाल सागर से। लाल सागर से जुड़ जाता है। और इसके नीचे यहां पर एक हल्का सा और देख रहे होगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद में रखिएगा। आपके ही SSC के क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताओ। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो भैया मेरे ये जो गोला 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 देख रहे हो ना, ये इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है बाब अल मंडेब। क्या है, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब देख लीजिएगा जाकर के, लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से ये अलग कर देगी जल संधि। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया, रेड सी और फिर इधर क्या आ जाएगा आपका, अरेबियन सी। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यही डेडिकेशन चाहिए तुमको, यही डेडिकेशन चाहिए तुम्हारा। मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर, नहीं करोगे तो दंड या दंड की सिफारिश किस समिति ने की थी। मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर दंड या दंड की सिफारिश किस समिति ने की थी। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या राजा मन्नार कमेटी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, बताइए। स्वर्ण सिंह समिति ने तो सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाए, मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाए। और यहां पर कह रहा है अगर पालन नहीं करोगे तो दंड की सिफारिश किसने की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आंसर बिल्कुल सही है आपका, सी इज द राइट आंसर। सर इसी ने ही सिफारिश की थी, जैसे टैक्स के संबंध में भी की थी, तो भैया इसी ने ही ये सिफारिश की थी। सरकारिया और राजा मन्नार कमेटी तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। किससे सर, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित है। वर्मा कमेटी जो है 2015 में भी आई थी, जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के इस समिति ने भी अपनी सिफारिशें दी है। जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के भी इसने अपनी सिफारिशें दी है। किसको, जुवेनाइल जस्टिस से लेकर के भी इसने सिफारिश दी है। तो वर्मा कमेटी 2015 में भी चर्चा में थी, तो याद रखिएगा प्लीज। महादिवाली धमाका 75% ऑफ। मैं बार बार कहता हूं, मीठा भी खा रहे होगे तो उसमें भी तुमको कभी इतना क्या कहते हैं, तुम्हारे हलवाई ने भी इतनी छूट नहीं दी होगी, याद रखना। और वो मीठा खाने के लिए तुमको ऑफिसर बनना पड़ता है, क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद ही वो स्माइलिंग गांधी वाला फेस करकराते हुए नोट वो तुम्हारी जेब में जाना स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, 75% ऑफ दिया जा रहा है। किसी प्रकार की दुविधा में मत रहिएगा, क्योंकि लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए, जब साथ में है एग्जाम पुर तो क्यों घबराए। विक्स एक्शन 500 भले काम ना करे, लेकिन ये ऑफिसर बनाने में 500% कारगर रहेगा, गारंटी है, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान को प्रमोट किया जाता है और इसके साक्षी आप स्वयं हैं।
75% ऑफ। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये दीपक जो है 27 अक्टूबर तक जरूर जला लेना, क्योंकि यही सबसे बड़ा रोशनी वाला दीपक होगा जो हर दिवाली को सुखद बना देगा। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पगला दिया बांध परियोजना किस राज्य में है? पगला दिया डैम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? पगला दिया, क्या लगता है? अगर यह पता होगा तुमको कि सर पगला दिया किस नदी की सहायक परियोजना है, किस नदी की सहायक नदी है, तो तुम बड़े आसानी से भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। तो क्या लगता है? पगला दिया डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या लगता है भाई? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है कौन सी? पगला दिया। और है कहां पर भैया मेरे? ब्रह्मपुत्रा नाम कहां देते हो ये बता दो। ब्रह्मपुत्रा नाम असम में देते हो तो पगला दिया भी वहीं पर होगी, याद रखना। पगला दिया भी वहीं पर होगी, याद रखिएगा इस चीज को। धनश्री भी आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक कौन सी है? सर मानस भी है, मानस भी है, धनश्री भी है, धनश्री भी है, सुबनसिरी भी है, सुबनसिरी भी है, संकोश भी है, संकोश भी है, और कौन सी है सर? तो मानस हो गई, धनश्री हो गई, सुबनसिरी हो गई और सुबनसिरी भी हो गई, सुबनसिरी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज। दिहांग हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, ये सब किसकी है सर? इसी की है। तो याद रखिएगा प्लीज, आसाम इज द राइट आंसर। तीस्ता भी आकर के मिल जाती है बांग्लादेश के पास। वेरी गुड। निम्नलिखित पहाड़ियां मौजूद है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में कहां पर मिल जाते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में? इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स या सह्याद्री की पहाड़ियां? तो कहां पर मिल जाते हैं मेरे दोस्त? बहुत बार बताया है, सह्याद्री हिल्स कहां पर है? सह्याद्री का इलाका कौन सा कहलाता है? बेसिकली महाराष्ट्र का इलाका सह्याद्री का इलाका होता है। लेकिन इसका आंसर क्या है सर? नीलगिरी हिल्स है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है सर? दोदा बेटा। कौन सा सर? किसका बेटा? सर डोडा का बेटा। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज, गलती मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ियां भी सबसे नीचे की ओर पाई जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा वर्षा इनमें से कौन प्राप्त करता है? क्या लगता है आंसर? हर बार बाढ़ ही बाढ़ दिखाई देती है। यह वही स्टेट है जहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुदी है, जहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुदी है। तो क्या लगता है आपको आंसर? सर जम्मू एंड कश्मीर, सर केरला, सर पश्चिम बंगाल, सर अरुणाचल प्रदेश? तो क्या लगता है आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है आप। मैं देख रहा हूं आपके आंसर, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दैट इज केरल इज द राइट आंसर। वेरी गुड, केरल इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भाई इसमें हिंदी यार नहीं लिखी, फिर लिख लेता हूं मैं आपके लिए। मंत्रिपरिषद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और द यूनियन होम मिनिस्टर बोले तो गृह मंत्री जी, मोटा भाई, जिनके सुपुत्र जी बीसीसीआई के बकायदा क्या है, मस्त खेल खेल रहे हैं। उनके बगैर वो टीम पूरी नहीं होती। ठीक है, तो क्या लगता है आपको? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या यूनियन होम मिनिस्टर? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है अंडर आर्टिकल 76। याद रखिएगा, सीएजी
बाबा साहेब अंबेडकर के कथनों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा है? सीएजी है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? सीएजी। और आर्टिकल 148 से सर 151 तक है, या अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पदों को सुशोभित करते हैं। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो भैया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रिकमेंडेशन होती है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी को भी और भारत के सीएजी को भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। उरी जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? उरी बांध किस नदी पर स्थित है? भैया उरी डैम की बात कर रहा है, पिक्चर भी बनी गई है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी बनी है, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा उरी किस नदी पर है। उरी बांध ब्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी या झेलम नदी? क्या लगता है आंसर? भैया उसी नदी पर है, भैया उसी नदी पर है जिस पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। कौन सा? सर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। अब तो लिख दो, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। इसी को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। अब लिख दो। जी हां बिल्कुल सही है आप। इसी का ही पुराना नाम क्या है? वितस्ता का ही नाम क्या है? सर झेलम। बिल्कुल सही है आप। सर झेलम जो है उरी बांध है। चेनाब पर कौन सा है? सर सलाल परियोजना चल रही है। कौन सा? सर सलाल परियोजना चल रही है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, किशनगंगा परियोजना किस नदी पर चल रही है? किस पर? किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर चल रही है? प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लगा रहा हूं, मैं आपके आंसर देखना चाहूंगा। जरूर आप भी पार्टिसिपेट करें। यही सही डायरेक्शन होती है कि सिलेक्शन का क्या डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। किशनगंगा का जरूर दीजिएगा। हाइडे स्पीच युद्ध भी आप समझ गए, सलाल परियोजना भी आप समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर झेलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से वही आ गया। शोषण का मतलब क्या हुआ? सर आर्टिकल 23 होगा, नहीं तो आर्टिकल 24 होगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लिखा है मानव यातायात और जबरन श्रम का निदेश, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या कानून के समक्ष समता। क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का सही मीनिंग क्या लगता है भाई? ध्यान में रखिएगा, कानून के समक्ष समानता वाला तो समानता से अधिकार से संबंधित है। सर इसमें तो 14 अधिकार है। भुगतान वाला जो है ये 25 से 28 के बीच में, विशेष का 27 में आपको मिल जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण विशेष रूप से आपको आर्टिकल 29 और 30 में मिल जाएगा। सर आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है मानव यातायात नहीं होता। यार ये यातायात गलत लिख दिया इसने। मानव अपहरण होता है, ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, जैसे मानवों का जबरन क्या कहते हैं, अपहरण किया जाता है। आप जानते हो महिलाओं का अपहरण किया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है, ये उससे संबंधित है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, बलात् श्रम का निषेध किया जाता है। बलात् का मतलब क्या होता है? बल से हम श्रम कराते हैं। लेकिन न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 के तहत जो सरकार डिसाइड करती है कि कम से कम एक दिन की इतनी मजदूरी होनी चाहिए, 200 रुपए हो, 300 रुपए हो, 250 रुपए हो, जो भी सरकार तय कर देती है कि इतना श्रम का मूल्य मिलना चाहिए, व्यक्ति उतना भी नहीं देता है, जबरन उससे काम करवाता है। खासकर गांवों में ऐसी प्रथा विशेष रूप से देखी जाती है। एक दो वक्त की रोटी दे दी और कहा चलो भाग जाओ यहां से, तो वो बलात् श्रम होता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में न्यूनमती स्थान किससे संबंधित है? क्या लगता है भाई आपको आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है न्यूनमती को। हाँ।
बताइए भाई, ये उसी से संबंधित है जो डिगबोई से संबंधित है। सर डिगबोई क्या है? अच्छा, डिगबोई आपको नहीं पता, कोई बात नहीं सर, ये उसी से संबंधित है जिससे ताती पाका संबंधित है। अब बता दीजिए। सर ये उसी से संबंधित है जिससे बरौनी संबंधित है। अब बता दीजिए। सर ये उसी से संबंधित है जिससे जामनगर संबंधित है। सर अब हमें मालूम चल गया रिलायंस यहां क्या कर रहा है राजस्थान में, बहुत बढ़िया। तो सर ये इससे संबंधित है, किससे सर? पेट्रोलियम इंडस्ट्री से संबंधित है। भारत में नूनमती जो है वो असम में लोकेटेड है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए ये इलाका भारत में विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, भारत में बहुत रूप से प्रसिद्ध है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किसने कहा कि मंत्रिमंडल सरकार का केंद्रीय निर्देशन साधन है? Who said that the कैबिनेट? पहली चीज तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में लिखा गया है और कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कैबिनेट जैसे शब्द को। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी भाई देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के द्वारा 44वें संविधान संशोधन को पारित किया गया और 352 में कैबिनेट शब्द को लिखा गया। आगे पढ़े। द कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। किसने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल का केंद्रीय निर्देशन साधन है? बिल्कुल, बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं। कोई कहता है बी, कोई कहता है सी, कोई कहता है डी। तो फिलहाल ध्यान में रखिएगा, मैं आंसर को डिस्क्लोज कर दे रहा हूं। सर एल.एस. एमरी, कौन? एल.एस. एमरी ने कहा था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मुझे एक बात, मुझे प्लीज आप ये जरूर बताइएगा, भारत को क्वासी फेडरल किसने कहा है? भारत को क्वासी फेडरल किसने कहा है? भारत को क्वासी फेडरल किसने कहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, भारत को क्वासी फेडरल स्टेट किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके आंसर को देखना चाहता हूं। प्लीज जरूर पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप भी इसमें जब पार्टिसिपेट करोगे तो वाकई आप भी अपने हाथों से जब टाइप करोगे ना तो वो आंसर तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए पेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को, क्वासी फेडरल किसने कहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी। सर वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है? इतना बता दोगे तो आंसर अपने आप निकल आएगा। वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर है भाई? कूनथकुलम तो अपनी जगह है, लेकिन वेदाथंगल तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, याद होना चाहिए आपको, क्योंकि रामसर साइट भी इनको घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु या उत्तराखंड? क्या लगता है आंसर आपको? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, मैंने देख लिया आपका आंसर। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्या होगा सर? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? सर तमिलनाडु इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रामसर के रूप में डिक्लेयर की गई, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तो ठीक है डियर ऑल, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। मेरे जितने भी छोटे भाई बहन इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके इस दिवाली के पावन अवसर पर माता भगवती से, प्रभु गणेश भगवान से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं वो आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें और ईश्वर आपको इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी ताकत दे कि आप हमेशा सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहें और हमेशा एक अच्छे नागरिक, वो नागरिक जिसके साथ जो महिलाओं का सम्मान करे, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करे, ऐसा नागरिक बनने का आप स्वयं प्रयास करें। और इन्हीं शब्दों के साथ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन को डियर ऑल मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर।
मेरा नाम उनके नाम का है ओके